बार बार आपके दर्शकों को भटकाने का, झूठ और बहलाने का प्रयास किया जाता है। मैं चाहूंगा मुझे अनइंटरप्टेड आप 30 सेकंड्स दें, मैं सारे झूठ का पुलिंदा खोल दूंगा। सबसे पहली बात कि जो उन्होंने हेट स्पीच दी उसके अगेंस्ट में जो एक केस चला उनके ऊपर 2019 से, उसके अगेंस्ट उनको कन्विक्शन किया गया आईपीसी 499 एंड 500 के तहत सूरत कोर्ट द्वारा। ये दोनों धाराएं पे लगाई गई सीसी 18712/2019 के तहत। लेकिन साथ ही में ये कहा गया कि आपको 2 साल की सजा दी जा रही है, लेकिन आपको 30 दिन का समय दिया जा रहा है, आपको बेल दी जा रही है कि आप इस सजा के अगेंस्ट में अगर किसी कोर्ट में आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ये एक मुद्दा है जो कि कोर्ट का मुद्दा है। लेकिन दूसरा मुद्दा अब समझना पड़ेगा आपके दर्शकों को, जो शायद कांग्रेस प्रवक्ता को भी माफी चाहूंगा कहने के लिए शायद क्लियर नहीं है, वो ये है कि दूसरा मुद्दा ये है कि इस कन्विक्शन के आधार पे अंडर आर्टिकल 1021C रेड विथ सेक्शन 8 सब आर्टिकल 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहता है कि उनको इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन फेस करनी पड़ेगी। और अगर ये कहते हैं कि कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है तो लीगल प्रोसीजर फॉलो करें। जब ये कहते हैं कि 30 दिन का टाइम दिया था उसके बाद इनको डिस्क्वालीफाई करना था, तो ये दर्शाता है कि इनकी लैक ऑफ नॉलेज है। लैक ऑफ नॉलेज के चलते ये प्रवक्ता इस तरह की लोगों के बीच में भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल जब ये कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन इज इमीडिएट, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है। मुझे मालूम नहीं आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब कांग्रेस के प्रवक्ता का ये हताश रूप मैंने देखा, जब एक बार भी वो ये नहीं कह रहे कि हम अपने नेता को बरी करा लाएंगे, हम इसके लिए ईंट चोटी का जोर लगा देंगे, हम इसके लिए लीगल बैटल लड़ेंगे। जितनी लीगल बैटरी कांग्रेस के पास है, जितने वरिष्ठ वकील कांग्रेस के पास हैं, आपके सभी दर्शकों को हैरानी होगी कि कितना हताश इस समय मनोबल दिखाई दे रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता का। आप खुद देखिए, जब कांग्रेस के इतने बड़े नेता को कन्विक्ट कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो इसके अगेंस्ट इन्होंने क्या लीगल अभी तक एक्शन लिया है? ये खुद बड़े खुश हैं, क्योंकि कांग्रेस के ये नेता के हटने से कांग्रेस के अपने अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि जो पूरा एक सेक्शन कांग्रेस का नाराज था इनके नेतृत्व से, अब वो खुशी मना रहा है। बीजेपी तो खुद खुश हो ही नहीं रही, क्योंकि हमारा तो ब्रांड एम्बेसडर हट गया, हम किस बात का खुश होंगे। लेकिन दूसरी बात आपको, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, केरला हाई कोर्ट ने इसी तरह के एक कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया था जब लक्षद्वीप के एमपी फैजल की कन्विक्शन हटा दी गई थी। और ये खुद केरला के एमपी हैं, इनको नहीं पता कि लीगल एक्शन लेना है, ये लेना ही नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ इस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। देखिएगा, पहली बात तो ये कि जब ये कहते हैं ना कि बीजेपी डरी हुई है, तो ये कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की है। आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि ये कार्रवाई कोर्ट ने की है। कोर्ट ने क्यों की है? क्योंकि डिफेमेशन केस दायर हुआ था। क्यों दायर हुआ था? क्योंकि एक ओबीसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कास्टिसिस्ट रिमार्क राहुल गांधी जी ने दिया था। अगर इंडिविजुअल रिमार्क की बात हो तो वो ऑलरेडी बहुत सारे कांग्रेस के नेता, आज तक जितना मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछाला जा चुका है, जितने अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उसके ऊपर यहां बात नहीं हो रही। बात यहां पे एक कम्युनिटी को टारगेट करने की, वो भी ओबीसी कम्युनिटी को टारगेट करने की है, जिसके अगेंस्ट डिफेमेशन केस उसी कम्युनिटी के एक साथी ने, पूर्व एमएलए ने दागा था। अभी जब उसके ऊपर भी उन्होंने एक्शन लिया तो उन्होंने दो चीज देखी, एक तो ये कि कास्टिसिस्ट रिमार्क था, दूसरा ये कि राहुल गांधी एक डिफॉल्टर है जो कि हैबिचुअल डिफॉल्टर है। करिश्मा जी, कौन सा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है? राहुल गांधी से किसको डर है, आप हमें ये बताइए। अखिलेश जी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं, मायावती उनके साथ तैयार नहीं, ममता बनर्जी उनके साथ तैयार नहीं, उनको आज की डेट में विपक्ष का नेता मानता कौन है? हमें उनसे किस चीज का डर होगा? सच कहें तो आप ही जैसे मीडिया के बहुत से साथी तो हमें ये भी कहते हैं कि राहुल जी तो हमारे ही ब्रांड एम्बेसडर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह? मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा,
नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं। जब विक्टिम कार्ड खेलने की बारी आती है तो उस समय वो विक्टिम कार्ड खेलते हुए जबरदस्ती चीजों को कोरिलेट करते हैं। इसकी वजह से ऐसे हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। मैं ये सवाल पूछ रहा था तो मेरे ऊपर ये एक्शन हुआ। सर, आपने सवाल तो आज पूछा, केस आप पे रजिस्टर्ड 2019 का है। वो 2019 का केस चलते चलते उसकी सुनवाई आज हुई है, जजमेंट आज आई है, लेकिन वो दोनों बातों को कोरिलेट करते हैं। अडानी का मामला था क्या 2019 में? नहीं था। उस समय का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन आपके दर्शकों को और भारत की जनता को भटकाने का जो वो प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि मैंने अडानी पे सवाल पूछा इसलिए मेरे पे एक्शन हुआ। ये सीधा रुख करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मैं बार बार ये सवाल करता रहूंगा कि आखिर अडानी और पीएम मोदी में क्या रिश्ते हैं, और इसी को लेकर उन्होंने कई बड़े सवाल भी उठाए हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे और कई ऐसे सवाल हैं जिन पे आज जवाब भी लेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उनकी संसद की सदस्यता रद्द हुई है, ये सियासी षड्यंत्र है या फिर कानूनी कार्रवाई। इसके साथ ही सवाल ये भी पूछेंगे कि 2024 से पहले विपक्षी नेताओं को क्या निशाना बनाया जा रहा है जानबूझ के, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके। और सवाल ये भी होगा कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद इस पर जो सियासी घमासान मचा है, इसके बाद अब विपक्ष का प्लान क्या होगा। और सवाल यह भी होगा कि क्या राहुल स्पीकर के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। हाईकोर्ट से राहत मिली तो क्या होगा आगे। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं और इस दौरान हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर आशीष हांडा बने हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव बने हुए हैं और कुमार श्रीकांत वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर आशीष हांडा जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि अभी आपने सुना राहुल गांधी को उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने सीधे तौर पे पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जो उनकी सदस्यता रद्द हुई है, ये मानहानि का मामला नहीं है, बल्कि ये पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते का मामला है। क्योंकि पीएम मोदी इस बात से डरे हुए हैं कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी अपनी अगली स्पीच में अडानी को लेकर क्या कहेंगे। करिश्मा जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा प्रणाम जी। यहाँ पे आपके दर्शकों को यह समझना होगा कि असल में मुद्दा क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। आपने अभी राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने किसी भी फैक्ट्स के ऊपर बात करने को क्लियरली मना कर दिया गया है, ये कह के कि लीगल पॉइंट्स मेरी लीगल टीम से डिस्कस कीजिएगा। लेकिन आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि अगर वो वायनाड के
एमपी होते हुए भी ये जानते नहीं हैं कि हेट स्पीच देना गलत है या सही है, और वो कर्नाटका में हेट स्पीच देते हैं 2019 में, जिसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होता है। वो लीगल एक्शन जब होता है तो वो कन्विक्टेड किए जाते हैं, उनको 2 साल की सजा होती है। या तो वो कह दे कि मुझे जुडिशरी पे विश्वास है, या कह दे विश्वास नहीं है। हाँ, लीगल रिकोर्स के फर्दर एक्शन लेने के उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम इस डेमोक्रेटिक इंडिया में उनकी इस राइट की पूरी मान सम्मान करते हैं, लेकिन उस लीगल एक्शन लेने से पहले अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, अगेन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली ओके है, इसको भी वो कंटेस्ट नहीं कर सकते। जब विक्टिम कार्ड खेलने की बारी आती है तो उस समय वो विक्टिम कार्ड खेलते हुए जबरदस्ती चीजों को कोरिलेट करते हैं, इसकी वजह से ऐसे हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, मैं ये सवाल पूछ रहा था तो मेरे ऊपर ये एक्शन हुआ। सर, आपने सवाल तो आज पूछा, केस आप पे रजिस्टर्ड 2019 का है, वो 2019 का केस चलते चलते उसकी सुनवाई आज हुई है, जजमेंट आज आई है, लेकिन वो दोनों बातों को कोरिलेट करते हैं। अडानी का मामला था क्या 2019 में? नहीं था। उस समय का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये 2 अलग अलग विषय है, लेकिन आपके दर्शकों को और भारत की जनता को भटकाने का जो वो प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि मैंने अडानी पे सवाल पूछा इसलिए मेरे पे एक्शन हुआ, लेकिन आशीष जी एक सवाल ये भी उठ रहा है। ठीक है आशीष जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इस तरीके के दागी नेताओं की बात करें, दागी सांसदों की बात करें, तो अगर आप खुद अभी सर्च करें तो एक लंबी लिस्ट निकल के सामने आएगी जिन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिन पर कभी भी इस तरीके की त्वरित कार्रवाई दिखाई नहीं दी किसी भी सरकार की तरफ से, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले यह कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ सवाल यह भी उठता है कि बहुत सारे आपके ही ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ से कई ऐसे विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है कि ये जो त्वरित कार्रवाई की जा रही है? ये सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिएगा, पहली बात तो ये कि जब ये कहते हैं ना कि बीजेपी डरी हुई है, तो ये कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की है। आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि ये कार्रवाई कोर्ट ने की है। कोर्ट ने क्यों की है? क्योंकि डिफेमेशन केस दायर हुआ था। क्यों दायर हुआ था? क्योंकि एक ओबीसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कास्टिसिस्ट रिमार्क राहुल गांधी जी ने दिया था। अगर इंडिविजुअल रिमार्क की बात हो तो वो ऑलरेडी बहुत सारे कांग्रेस के नेता, आज तक जितना मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछाला जा चुका है, जितने अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उसके ऊपर यहां बात नहीं हो रही। बात यहां पे एक कम्युनिटी को टारगेट करने की, वो भी ओबीसी कम्युनिटी को टारगेट करने की है, जिसके अगेंस्ट डिफेमेशन केस उसी कम्युनिटी के एक साथी ने, पूर्व एमएलए ने दागा था। अभी जब उसके ऊपर भी उन्होंने एक्शन लिया तो उन्होंने 2 चीज देखी। एक तो ये कि कास्टिसिस्ट रिमार्क था, दूसरा ये कि राहुल गांधी एक डिफॉल्टर है जो कि हैबिचुअल डिफॉल्टर है। इससे पहले भी वो कई पर्सनल रिमार्क्स दे चुके हैं। लेकिन आशीष जी, ये सवाल का जवाब कोई भी बीजेपी का नेता नहीं देता है कि अगर आपको कार्रवाई करनी है तो सभी दागी नेताओं पर क्यों नहीं होता? क्यों सिलेक्टिव नाम पर ही ये कार्रवाई की जाती है? बहुत सारे ऐसे दागी नेता हैं जिन पे रेप तक के केसेस हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं, कभी इस तरीके की त्वरित कार्रवाई नजर नहीं आती है। लेकिन अब 2024 के चुनाव है और कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो बीजेपी उनकी कमर तोड़ना चाहती है। करिश्मा जी, कौन सा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है? राहुल गांधी से किसको डर है, आप हमें यह बताइए। अखिलेश जी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं, मायावती उनके साथ तैयार नहीं, ममता बनर्जी उनके साथ तैयार नहीं। उनको आज की डेट में विपक्ष का नेता मानता कौन है? हमें उनसे किस चीज का डर होगा? सच कहें तो आप ही जैसे मीडिया के बहुत से साथी तो हमें ये भी कहते हैं कि राहुल जी तो हमारे ही ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि उनके होने से राहुल गांधी को फायदा मिलता है। इस तरह के कमेंट्स कुछ कांग्रेस के नेता देते हैं। अरुणेश जी से इस पे जवाब ले लेते हैं। किसका डर है? ठीक है, अरुणेश जी से इस पे जवाब ले लेते हैं। अरुणेश जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये बात कही है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं टीआरपी का काम करते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि राहुल गांधी विपक्षी चेहरा रहे ताकि उससे फायदा होगा। तो क्यों आपको बीजेपी दबाना चाहेगी? बीजेपी के साथ ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से या किसी विपक्षी दल से भयभीत नहीं है, राहुल गांधी जी से भयभीत नहीं है। तो सारी जो कार्रवाइयां हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही क्यों हो रही हैं? क्या बीजेपी के किसी नेता जिसके ऊपर केस दर्ज किया गया, क्या उस पर कभी अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अनुराग ठाकुर से लेके कपिल मिश्रा, साध्वी प्रज्ञा,
कुलदीप सेंगर, अजय मिश्रा टेनी, तमाम बहुत बड़ी लिस्ट है। सैकड़ों बीजेपी के ऐसे नेता हैं, प्रवेश वर्मा, जो हेट स्पीच देते हुए नजर आए हैं, जो जाति विशेष को गालियां गलौज करते नजर आए, धर्म विशेष पे टिप्पणियां करते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है आप भी भली बात जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकएंड पे प्रधानमंत्री जी का और सरकार की उनको जो है सह मिली हुई होती है। और दूसरी बात ये है, जो हमारे साथी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी से हम भयभीत नहीं है, तो अगर आप राहुल गांधी जी से नहीं डरे हुए हैं या विपक्ष के किसी नेता से नहीं डरे हुए हैं, तो उनको संसद में बोलने क्यों नहीं दिया गया? अडानी के मुद्दे पे जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? जो शेल कंपनी से जो उनको ट्रांसफर किया गया है, जो 20,000 करोड़ रुपए का मामला है, तो उस पे बात क्यों नहीं हो रही है? जेपीसी पे बात क्यों नहीं हो रही है? और दूसरी जो एक देखने वाली बात है कि एक दिन पहले फैसला आया कि राहुल जी को 2 साल की सजा होगी। हालांकि 1 महीने का समय है कि हाई कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट से उन्हें स्टे भी मिल सकता है, आगे कुछ प्रक्रिया भी हो सकती है। लेकिन अगले दिन ही उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए जो सचिवालय से राष्ट्रपति जी को सिफारिश पहुंच गई कि साहब इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दबाजी में क्यों है? आखिर किस बात का डर है? क्योंकि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जनता इनकी जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए थे, कहीं ना कहीं वो उन मुद्दों से भटक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। बेरोजगारी से लेके, महंगाई से लेके, किसानों की जो समस्याएं हैं, उन पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। अभी आपने देखा किसानों की महापंचायत भी हुई थी, जिसमें किसानों के एमएसपी का मसला था, तो एमएसपी की बात पे भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को पूरी तरीके से कोई आश्वासन नहीं दिया। बेरोजगारी इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ रही है। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन पे बीजेपी घिरी हुई है, और जो विपक्ष का नेता इन समस्याओं को लेके सदन पे चर्चा करता है, सड़क पे चर्चा करता है, उसको सीबीआई ईडी का निशाना बनाया जाता है, उसके खिलाफ कोर्ट केस किए जाते हैं, लेकिन और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन अरुणेश जी, ये कोई पहली दफा नहीं है कि किसी सांसद में किसी नेता पे इस तरीके की कार्रवाई हुई हो, उसकी सदस्यता गई हो। इससे पहले एक लंबी लिस्ट है, उन्हें भी हम जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि कौन कौन से पहले भी ऐसे नेता रहे हैं जिन पर इस तरीके की कार्रवाई हुई है। इसमें आजम खान सपा नेता का नाम शामिल है, जो स्टेट हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा काट चुके हैं। इसके अलावा भी कई नेता हैं, जिसमें अब्दुल्ला आजम सपा नेता का नाम भी शामिल है। छजलैट प्रकरण में 2 साल की सजा काट चुके हैं। वहीं विक्रम सैनी बीजेपी के ही नेता है, मुजफ्फरनगर दंगे में 2 साल की सजा काट चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद फैजल लक्षद्वीप हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा काट चुके हैं। वहीं ममता देवी कांग्रेस नेता है, जो हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा काट चुकी हैं। वहीं खब्बू तिवारी बीजेपी के ही नेता है, जिन पर फर्जी मार्कशीट केस में 5 साल की सजा सुनाई गई है। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के ही नेता है, रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अशोक चंदेल बीजेपी के ही नेता है, सामूहिक हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा उन्हें सुनाई गई है। इसके अलावा अनिल कुमार साहनी, जो कि आरजेडी के नेता है, एलटीसी घोटाला मामले में 3 साल की सजा उन्हें हुई है। अनंत कुमार सिंह मोकमा के नेता हैं, जो विस्फोटक हथियारों की बरामदगी मामले में 10 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। तो एक लंबी लिस्ट है इन नेताओं की, इसमें कई बीजेपी के नेता भी ऐसे शामिल हैं जिन पे कार्रवाई हुई है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, डॉक्टर अरुणेश यादव जी, बीजेपी कह रही है कि आपका काम है बीजेपी पर सवाल उठाना, इसलिए आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है राहुल गांधी के खिलाफ, ये कानून की तरफ से की गई है, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। आप बीजेपी पर सवाल उठाते रहिए, कानून अपना काम करेगा। देखिए, इस समय मामला कानूनी कम और राजनीति से प्रेरित ज्यादा लग रहा है। चलिए, कोर्ट ने फैसला दिया कि साहब 2 साल की सजा होगी, और कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि आप जो हायर कोर्ट है वहां पे अपील कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा समय देखना चाहिए था। 1 महीने बाद आप सदस्यता रद्द करते। आपने तुरंत ही नेक्स्ट डे ही सिफारिश कर दी कि साहब राहुल जी की सदस्यता रद्द कर दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। करिश्मा जी, मुझे कुछ कहना पड़ेगा। नहीं है, ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपके पास आऊंगी। नहीं करिश्मा जी, यहाँ पे नहीं झूठ फैलाया जा रहा है। एक मिनट रुकिए, क्लियर करना जरूरी है आपके तरफ। देखिए छोटी सी प्रतिक्रिया श्रीकांत जी से भी ले लेते हैं, उसके बाद में आती हूँ। नफरत फैलाने का काम बीजेपी करती है, झूठ और नफरत बीजेपी फैलाने का काम करती है। जिस तरीके से आपने राहुल जी की स्पीचेस को लेके झूठ फैलाया है वो किसी से छुपा नहीं है। जितने भी झूठ फैलाए गए, झूठ फैलाना रोकिए, बीजेपी के नेताओं की तरफ से आते रहे हैं। ठीक है कुमार श्रीकांत, मैं आपके पास आऊंगी। सीधा सीधा सवाल ये है कि जो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हुई है, ये सियासी षड्यंत्र है या कानूनी कार्रवाई, कैसे देखते हैं आप इसे? लगता है कि इससे पहले जयललिता पे भी यही हुआ था, लालू प्रसाद यादव के साथ भी यही हुआ था, और बीजेपी के एक विधायक थे रेप के मामले में, उनके साथ भी यही हुआ था। हमें लगता है कि इस मामले को अगर आप पॉलिटिकल वेंडाटा के तौर पर देखेंगे तो ये एक तरीके से इस मामले को लेकर न्याय नहीं होगा। दूसरी तरह से अगर इसे न्यायिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये सही हुआ है। और मैं तो जो खबरें ये भी हैं, क्योंकि जो मोदी सरनेम है वो गुजरात में ओबीसी में आते हैं, उत्तर प्रदेश में वो एससी और एसटी में आते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई राहुल गांधी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दे या केस करवा दे तो फिर राहुल गांधी के साथ क्या होगा, बड़ा सवाल ये है। और इसमें एक और चीज मुझे निकलकर ये समझने का विषय है कि फिर आखिर राहुल गांधी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए मुझे लगता है कि इस मामले को उसी तरीके से लेना चाहिए। और दूसरी चीज है कि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी के साथ ऐसा कुछ हो। ठीक है, आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है श्रीकांत जी। मैं आशीष हांडा जी के पास जाऊंगी। आशीष जी, आप अपनी बात कहिए, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है डॉक्टर अरुणेश यादव की तरफ से कि जो कार्रवाई जिस त्वरित तरीके से की जा रही है, टाइमिंग पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। जी, बार बार आपके दर्शकों को भटकाने का, झूठ और बहलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहूंगा मुझे अनइंटरप्टेड आप 30 सेकंड्स दें, मैं सारे झूठ का पुलिंदा खोल दूंगा। सबसे पहली बात कि जो उन्होंने हेट स्पीच दी उसके अगेंस्ट में जो एक केस चला उनके ऊपर 2019 से, उसके अगेंस्ट उनको कन्विक्शन किया गया आईपीसी 499 एंड 500 के तहत सूरत कोर्ट द्वारा। ये दोनों धाराएं पे लगाई गई सीसी 18712/2019 के तहत। लेकिन साथ ही में ये कहा गया कि आपको 2 साल की सजा दी जा रही है, लेकिन आपको 30 दिन का समय दिया जा रहा है, आपको बेल दी जा रही है कि आप इस सजा के अगेंस्ट में अगर किसी कोर्ट में आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ये एक मुद्दा है जो कि कोर्ट का मुद्दा है। लेकिन दूसरा मुद्दा अब समझना पड़ेगा आपके दर्शकों को, जो शायद कांग्रेस प्रवक्ता को भी माफी चाहूंगा कहने के लिए शायद क्लियर नहीं है, वो ये है कि दूसरा मुद्दा ये है कि इस कन्विक्शन के आधार पे अंडर आर्टिकल 1021C रेड विद सेक्शन 8 सब आर्टिकल 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहता है कि उनको इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन फेस करनी पड़ेगी। और वो जो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन है उसको खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील कपिल सिब्बल जी ने भी कल कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है कि उनको इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन फेस करनी पड़ेगी। इसमें कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, इसमें किसी तरह की राजनीति इन्वॉल्व नहीं है, ये पूरा का पूरा एक लीगल मैटर है। हाँ, वो बात अलग है कि जब आप कोर्ट के दायरे में आ जाएं, जब आप पनिशमेंट के दायरे में आ जाएं, तो फिर आप रोने लगते हैं कि मुझे फंसा दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। भैया, हमने नहीं कहा था कि आप हेट स्पीच दीजिए, हमने नहीं कहा था कि आप इस तरह की गलत बातें बोलिए, लेकिन जब लॉ अपना काम करेगा तो उसको अपना काम करने से आप रोक नहीं सकते। और ये पहली बार नहीं है, पहली बार भी इस समय भी 2 बेल पे चल रहे हैं राहुल गांधी और दोनों डिफेमेशन केस हैं। अमित शाह के अगेंस्ट पोस्ट डिमोनेटाइजेशन में उन्होंने शहजादा ज्यादा खा गया का जो ट्वीट किया था उसके ऊपर भी डिफेमेशन केस चल रहा है, वो अभी भी बेल पे बाहर है। दूसरा, अमित शाह जी को ही जब उन्होंने मर्डर एक्यूज कहा था पॉलिटिकल रैली में, उसके ऊपर भी डिफेमेशन केस चल रहा है, वो भी अभी बाहर है। और मोदी जी को तो जाने कितना कुछ कहा जा चुका है, लेकिन यहां मुद्दा इसलिए उठा, यहां सजा इसलिए उनको हुई, यहां इसलिए कन्विक्ट किया गया क्योंकि एक ओबीसी कम्युनिटी यहां पे इन्वॉल्व हो गई, मोदी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो गई।
और अगर ये कहते हैं कि कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है तो लीगल प्रोसीजर फॉलो करें। जब ये कहते हैं कि 30 दिन का टाइम दिया था उसके बाद इनको डिस्क्वालीफाई करना था, तो ये दर्शाता है कि इनकी लैक ऑफ नॉलेज है। लैक ऑफ नॉलेज के चलते ये प्रवक्ता इस तरह की लोगों के बीच में भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल जब ये कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन इज इमीडिएट, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है। और ठीक फिर है, भी इन्हें लगता है यादव कि जी इमीडिएट इसका गलत जवाब है, दीजिए, तो ये क्योंकि लीगल इसको चैलेंज कर आशीष सकते हैं। हांडा जी यही कह रहे हैं कि ये पूरा लीगल मामला है, तो लीगल तरीके से ही इसे हैंडल कीजिए, इसमें राजनीति क्यों करिश्मा की जी, जा आपकी रही है? आवाज नहीं आ रही है मुझे। ये कह रहे हैं कि साहब ठीक है, चलिए आपने सदस्यता रद्द कर दी और भी चलिए, जो आक्षेप लगाने, राहुल जी ने अपनी पीसी में आज खुद कह दिया है कि उनके ऊपर जो आक्षेप लगाने हैं, जो केस करने हैं, आप उन केस को कीजिए, वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कांग्रेस घबरा गई है, नेता डर गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। माफी मांगने का जो इतिहास रहा है वो आप लोगों का इतिहास रहा है माफी मांगने का। अंग्रेजों से लिखित माफी किसने मांगी थी वो सबको पता है। माफी मांगने का, झूठ बोलने का, समाज में नफरत फैलाने का काम ये आप लोग करते हैं। समाज में नफरत फैलाने के, हेट स्पीच देने का काम आप लोग करते हैं। सांप्रदायिकता फैलाने का काम आप लोग करते हैं। चुनाव के समय किस तरीके से एजेंडे चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम के एजेंडे चलाते हैं, आजादी पाकिस्तान के एजेंडे चलाते हैं, बजरंग बली और नमाज के एजेंडे चलाते हैं। एजेंडे चलाने का काम आप लोग करते हैं। हम लोग आपसी सद्भाव अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी ऑफ इंडिया। आप लोग इसलिए डरे हुए हैं खत्म कर दिया ना, वही 2013 में जिस बिल को पार के बोलने कहां देंगे भाई, जब राहुल जी की आवाज इन्होंने दबा रखी है। बोलिए, वरना फिर कहेंगे डेमोक्रेसी कर रहे हैं। अरुणेश जी, आपसे सवाल मेरा ये भी है, जो बात कह रहे हैं आशीष हांडा जी कि देखिए इससे पहले राफेल का मामला था, वहां पर राहुल गांधी ने बोला था, माफी मांगी थी कि जब वो मामला निकल के सामने आया था। इसके अलावा एक और बयान था चौकीदार को लेकर, उस पर भी कुछ इसी तरीके का रिएक्शन देखने को मिला था। तो अगर एक कम्युनिटी इससे जुड़ी हुई है, पूरे मोदी समुदाय को लेकर आपने कोई बयान दिया है, तो उस पर भी आप बोल सकते थे, ये मामला इतना बढ़ता नहीं। पूरे मोदी समुदाय को नहीं दिया गया। नीरव मोदी और जो व्यापारी मित्र, प्रधानमंत्री जी के जो व्यापारी मित्र पैसा लेके भागे हैं, उस कॉन्टेस्ट में इस बात को कहा गया है। और दूसरी बात लेकिन उस सरनेम से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, इस बात को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? पूरे समुदाय की बात नहीं हुई है। ये कहा गया है कि नीरव मोदी, उन्होंने पूरे समाज के लिए नहीं बोला होगा, लेकिन पूरे समाज से लोग जुड़े हैं उस सरनेम के साथ, तो इसलिए भी ये मामला लीगल तरीके से नहीं करिश्मा जी, कोई अवहेलना कर रहे हैं। अगर कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है तो ये मानते हुए किया है कि पूरे समाज के लिए बोला। इसमें भी मैंने देखा है आपके चैनल पे कि बीजेपी के जो नेता हैं, इन लोगों के साथ यही समस्या है। हर जगह ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं और फिर ये कहते हैं कि साहब विघ्न बाधा जो है विपक्ष द्वारा डाली जा रही है। अब देखिए फिर तो मुद्दों पे जवाब सवाल करेंगे। ठीक है अरुणेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए समय की कमी है, चर्चा को सत्ता पक्ष का है। ठीक है, मुद्दों पर ही आगे बढ़ाते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, जो सवाल है उन्हीं पर बात करते हैं। अरुणेश जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि अब आप क्या करेंगे? देखिए अब राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, विपक्ष को एकजुट करने के लिए एक विपक्षी चेहरे की जरूरत है। ऐसे में अब कैसे आप अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी अब कांग्रेस की है? देखिए, इससे पहले आपको भी जानकारी होगी, इंदिरा गांधी जी की भी सदस्यता जा चुकी है। ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के नेतृत्व में बाउंस बैक किया, दोबारा चुनाव जीती, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती। और रही बात नेतृत्व की, तो नेतृत्व तय कर लिया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उनमें से किसी भी नेता के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्य बात ये नहीं है कि जो मुख्य चेहरा है वो क्या, मुख्य बात यह है कि जनता की आवाज को कैसे उठाया जाएगा, जो जनता के मुद्दे हैं उनको कैसे उठाया जाएगा। और उसके लिए राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि 4.5 महीने जो भारत जोड़ो यात्रा का एक दूसरा फेज है, जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जाएगा, उसके लिए वो तैयार है और वो फिर जनता के बीच में जाएंगे और बराबर वो जनता के बीच में रहेंगे, जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे।
2024 के चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। और रही बात विपक्षी एकता की जो आप कह रहे हैं, तो अभी 16 से 18 दल हमारे साथ है और जो बाकी दल बचे हुए हैं तो उनसे भी बातचीत चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा तो जो ऐसा दल है दिखाई वो दे रहा हमारे है कि साथ गैर कांग्रेस जो है, उनके गैर बीजेपी गैर कांग्रेस जो है उनकी तरफ से एक अलग ही ताल ठोकी जा रही है। चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो इन तमाम नेताओं की तरफ से कांग्रेस को कोई सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में जो ये हमारा देश में जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र आजादी देता है कि आप हमारे साथ रह के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या अलग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर एक मंच पे होके चुनाव लड़े, एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अलग अलग होके चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो वोट बटेगा, वोट कटेगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और मैं मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा दलों को हम साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं है। इस तरह के पड़ाव राजनीति में आते जाते रहते हैं और इन परिस्थितियों से भी कांग्रेस पार्टी जल्दी उभरेगी और ज्यादा मजबूती के साथ आएगी। और भारतीय जनता पार्टी में जो मनोदशा है, वो जवाब दीजिए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही है उनका, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि को हीरो के तौर पे प्रेजेंट कर रही है। क्या इसका फायदा 2024 में कांग्रेस को होगा? कहीं ये बीजेपी के लिए कोई दिक्कत ना कर दे? करिश्मा जी, मालूम नहीं आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब कांग्रेस के प्रवक्ता का ये हताश रूप मैंने देखा। जब एक बार भी वो ये नहीं कह रहे कि हम अपने नेता को बरी करा लाएंगे, हम इसके लिए ईंट चोटी का जोर लगा देंगे, हम इसके लिए लीगल बैटल लड़ेंगे। जितनी लीगल बैटरी कांग्रेस के पास है, जितने वरिष्ठ वकील कांग्रेस के पास हैं, आपके सभी दर्शकों को हैरानी होगी कि कितना हताश इस समय मनोबल दिखाई दे रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता का। आप खुद देखिए, जब कांग्रेस के इतने बड़े नेता को कन्विक्ट कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो इसके अगेंस्ट इन्होंने क्या लीगल अभी तक एक्शन लिया है? ये खुद बड़े खुश हैं क्योंकि कांग्रेस के ये नेता के हटने से कांग्रेस के अपने अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि जो पूरा एक सेक्शन कांग्रेस का नाराज था इनके नेतृत्व से, अब वो खुशी मना रहा है। बीजेपी तो खुद खुश हो ही नहीं रही क्योंकि हमारा तो ब्रांड एम्बेसडर हट गया, हम किस बात का खुश होंगे। लेकिन दूसरी बात, आपको आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, केरला हाई कोर्ट ने इसी तरह के एक कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया था जब लक्षद्वीप के एमपी फैजल की कन्विक्शन हटा दी गई थी। और ये खुद केरला के एमपी हैं, इनको नहीं पता कि लीगल एक्शन लेना है, ये लेना ही नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ इस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। उनको सिर्फ और इसका सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। अंतर्कलह देखने को मिल रही थी, कई ऐसे नेता थे जो आपको कांग्रेस का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए। उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, वो उनसे नाराज नजर आ रहे थे। तो क्या कांग्रेस इस बात से खुश है? कांग्रेस चाहती नहीं कि राहुल गांधी इस मुसीबत से निकले? इस तरह के जो बड़ा आरोप लगाए जा रहे हैं, जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, ये खिसियाहट है जो हमारे साथ G23 की मांग क्या थी? खिसियाहट है, उसको दर्शाने की मांग किस तरीके से आप अडानी मुद्दे पे आप जवाब नहीं दे पाए, किस तरीके से आपने जो हरकतें कर रहे हैं, तो इसका जनता जवाब देगी, इसका जवाब जनता देगी। चलिए ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर ये सियासी भूचाल किस तरीके से थमता है। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।